हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ग्रामपुर कहकर एक गांव में शारदा नामक एक गरीब औरत अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ रहा करती थी। शारदा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और वो गांव के एक गार्डन में जाकर ठेला लगाकर उस खाने को बेचा करती। गार्डन में आने वाले सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बाकी लोग उस खाने को मजे से खाया करते। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये खाना खाकर तो मैं तृप्त हो गया। हा, क्या दही भल्ले हैं। लेकिन ये बिरयानी, ये कैसी बिरयानी है? क्या हुआ भाई साहब, आपको पसंद नहीं आई क्या ये बिरयानी? नमक या मिर्च ज्यादा पड़ गई है क्या? अरे शारदा बहन, ये बिरयानी तो अमृत है, अमृत। भाई वाह, मजा ही आ गया। जी, आपने तो एक पल के लिए डरा ही दिया था। शारदा के ठेले पर बच्चों के पसंद के नूडल्स, बर्गर्स और पिज्जा भी मिलते, जिन्हें खाकर बच्चे भी बहुत खुश होते। शारदा एक विधवा महिला थी जिसके पति की मृत्यु एक मिल के बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी। उसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ ही रहती। शारदा बिटिया, तू बस जब देखो तब भागती ही रहती है, भागती ही रहती है। तुझे भी अपने बेरंग जीवन में खुशियों के रंग डालने चाहिए बेटा। सुबह उठकर गार्डन में ठेला लगाने जाती है और रात में आ जाती है, फिर मेरी सेवा करके सो जाती है। इसी में अपना जीवन बिता देगी क्या तू? हाँ माँ, मैं जिस तरह का जीवन जी रही हूँ ना, वो बेरंग नहीं है, उसमें खुशियों के रंग हैं और मैं इस जीवन के जीते हुए बहुत खुश हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और उसी काम से मैं पैसे भी कमाती हूँ। और आपको तो पता ही है ना, मुझे दूसरों को खाना खिलाना कितना पसंद है। दूसरे जब मेरे हाथ का खाना खाकर अच्छा महसूस करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शारदा और पल्लवी दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। शारदा सुबह 4 बजे उठकर ही सारी तैयारियां करने लगती है और 6 बजे गार्डन की ओर निकल पड़ती है। वो सुबह के समय अपने ठेले पर नाश्ता बेचती और दोपहर से लेकर रात तक खाना बेचती। बूढ़े व्यक्ति जॉगिंग और योगा करके उसके हाथ के नाश्ते को खाकर उसकी खूब तारीफ करते। अरे वाह, क्या पोहे बनाए हैं बेटी। ये सेब और निचोड़े हुए नींबू का स्वाद इस पोहे में 4 चांद लगा रहे हैं बेटा। हाँ बेटी, ये फाफड़ा जलेबी तो भाई वाह, मजा ही आ जाता है खाने में। मेरे पोता पोती को बहुत पसंद है, मुझे ये पार्सल दे दो ना। जी काकी जी, अभी देती हूँ। शारदा गार्डन में ठेले पर खाना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती और उससे उसका गुजारा हो जाता। वो ठेले से कमाए पैसों में से हर महीने आधे पैसे साइड में इकट्ठा करती। भगवान की कृपा से एक दिन में ढेर सारे पैसे कमा लूंगी और एक बड़ा सा ढाबा भी खोलूंगी। हाँ बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो और तू जीवन में खूब तरक्की करे। धन्यवाद माँ। एक दिन शारदा के ठेले पर 2 आदमी आते हैं। वो सरपंच के आदमी होते हैं। ओ ठेले वाली, चल निकल यहाँ से। तेरे पिताजी का गार्डन नहीं है ये गार्डन सरपंच साहब ने बनाया है और सरपंच साहब के आदमी हैं। और उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर तूने आज शाम तक अपना ठेला बंद नहीं किया तो फिर हमें न चाहते हुए भी तुम्हारे ठेला तोड़ना होगा और तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा। भाई साहब ऐसा मत कीजिए ना। इस गार्डन में ही मेरी ज्यादा से ज्यादा कमाई होती है। मुझे यहाँ से मत निकालो ना। मैं एक विधवा हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, हम संभालने वाला कोई नहीं है। भाई साहब, मुझ गरीब पर दया करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शारदा उन आदमियों के सामने हाथ जोड़ती है और बिलक बिलक कर रोती है। लेकिन फिर भी वो दोनों आदमी टस से मस नहीं होते और वो दोनों उसका ठेला बंद करवाने लगते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते घर आती है। क्या हुआ शारदा बेटा, तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? माँ, वो सरपंच के आदमी मेरे ठेले पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद गार्डन में ठेला मत लगाना, वरना वो लोग मेरे ठेले को तोड़ देंगे और मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। अपनी बेटी को रोते देख पल्लवी भी रो पड़ती है और वो उसे अपने सीने से लगाती है। शारदा बिटिया, शांत हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा।
वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या अच्छा हुआ माँ? हाँ, इन सब में क्या अच्छा हुआ बताइए ना, क्या अच्छा हुआ है? शारदा बहुत हताश हो चुकी थी, लेकिन रो रो कर वो दिन के अंत में अपने आंसुओं को पोंछती है और हिम्मत रखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही। अब ठेला ना सही, लेकिन मैं घर से ही टिफिन बनाकर बेचूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी उतनी कमाई नहीं हो पाएगी जितनी गार्डन में ठेला लगाकर होती है, लेकिन मुझे काम करना है, फल तो मुझे मेरे भगवान दे ही देंगे। ये हुई ना बात, ये है असली शारदा। शारदा हिम्मत जुटाकर अगले दिन से एक नई शुरुआत करती है। वो अब घर पर ही अपने हाथों से पेंटिंग करके पोस्टर्स बनाती है और उन्हें गांव के हर गली में जा जा कर चिपका देती है। और वो घर बैठे ही लजीज खाना पकाती है और उसे टिफिन्स में पैक करके ग्राहकों को बेचा करती। लेकिन 2 हफ्ते हो जाते हैं और उसके ग्राहक बढ़ते ही नहीं। 2 हफ्ते में उसके टिफिन सर्विस में सिर्फ 8 से 10 ग्राहक ही आए थे। शारदा निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जारी रखती है। थोड़े ग्राहक हैं तो क्या हुआ, मैं थोड़े ग्राहकों के होते हुए भी अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बहुत खूब बेटी, अच्छा मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं माँ, आज मैं बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, आपको बस उन्हें चखने का काम करना है और मुझे बताना है कि वो कैसे बने हैं। शारदा बिटिया, अब वो लड्डू तू बनाएगी तो अच्छे ही बनाएगी ना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, क्योंकि तुझ पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। एक दिन सरपंच की बीवी अनामिका अपनी कार से शारदा के घर के रास्ते से जा रही होती है। तभी उसे शारदा के घर की खिड़की से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। गाड़ी रोको ड्राइवर, मैं जरा आई जाकर। ठीक है मेम साहब। अनामिका शारदा के घर पर जाती है और तभी शारदा और पल्लवी उसे देखकर चकित हो जाते हैं। अनामिका जी आप? नमस्ते, मुझे माफ करना, मैं यूं बिना बताए तुम्हारे घर में घुस गई, लेकिन मुझे तुम्हारे घर से खाने की बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू ने यहाँ खींच कर मुझे लाई है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो लगता है, क्या मैं थोड़ा सा खाना चख कर देख सकती हूँ? वो जी क्यों नहीं, आप बैठिए ना। शारदा, मैं कमला के यहाँ से कुर्सी लाती हूँ। नहीं नहीं पल्लवी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगी चटाई बिछाकर। अनामिका शारदा के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है। उफ, क्या खाना बनाया है तुमने शारदा, सच में यकीन नहीं होता कि तुम जैसी जवान औरत इतना बढ़िया खाना बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, लेकिन एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे शायद आप बेखबर हो। शारदा अनामिका को सब कुछ बता देती है, कैसे अनामिका का पति यानी सरपंच ने उसे गार्डन से निकाल दिया और अब वो कहीं ठेला नहीं लगा सकती। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साफ साफ इजाजत देती हूँ कि तुम कल से गार्डन में अपना ठेला लगाओ। ठेला क्यों, मैं तो कहती हूँ तुम अब एक ढाबा खोलो, वही सही रहेगा। चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। नहीं नहीं अनामिका जी, मैंने ढाबा खोलने के लिए पैसे जुटा लिए हैं, सिर्फ इजाज़त की ज़रूरत है। आपका लाख लाख धन्यवाद। शारदा उस गार्डन में अपना ढाबा खोलती है और उसका गार्डन ढाबा थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी तरह चल पड़ता है और वो बहुत तरक्की करती है। सुशीला एक बहुत ही भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो लंदन में अपने बेटे अनिरुद्ध और बहू उर्वशी के साथ रहा करती थी। उर्वशी को उसके और अनिरुद्ध के सुखी जीवन के बीच बूढ़ी सास सुशीला का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उस पर सारा गुस्सा उतारा करती। अरे ओ बेवकूफ बुढ़िया, तुझे मैंने क्या कहा था? आज मेरी सारी फॉरेनर फ्रेंड्स घर पर खाना खाने आ रहे हैं। तुझे सारे इंग्लिश फूड आइटम्स की लिस्ट भी दे दी थी मैंने, बनाए ना सब डिशेस या नहीं? उर्वशी, वो दरअसल मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई है, इसीलिए मैं सुबह से आराम कर रही थी, माफ कर देना बहू। अरे खंचक्कर औरत, ये तूने क्या कर दिया? अब मुझे ही अपने पैसों से सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना होगा। तू अच्छा खाना बनाती है,
मैंने सोचा एक उनके सामने शो ऑफ करूंगी, ये कहकर कि ये खाना मैंने किसी लग्जूरियस रेस्टोरेंट से मंगवाया है, लेकिन तूने सारा प्लान चौपट कर दिया। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ मैं। उर्वशी गुस्से से कुर्सी उठाकर सुशीला पर फेंकती है, जिससे सुशीला के सर पर बहुत गहरी चोट आती है। वो अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उर्वशी ने उसे धमका कर रखा होता है कि अगर उसने अनिरुद्ध को कुछ बताया तो फिर वो 1 मिनट में उसे इंडिया वापस भेज देगी। और सुशीला को अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए अपने बेटे के साथ रहने के लिए सुशीला बुरी उर्वशी का सारा अत्याचार सह कर लेती थी। वाह माँ, क्या क्रॉसन बनाया है यार। आहा, मजा ही आ गया। यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा। और ले, ये हैमबर्गर और कपकेक भी बनाया है, और ये रोस्टेड चिकन भी। तुझे ये बहुत पसंद है ना अनिरुद्ध बेटा? यस माँ, लेकिन माँ ये आपके सर पर क्या लगा है? आपको कोई चोट आई है क्या? आपने ये पट्टी क्यों लगाई है? सर दर्द की वजह से या फिर कोई और बात है? वो बेटा, सुशीला उर्वशी की तरफ देखती है और उर्वशी उसे गुस्सैल नजरों से घूरती है। वो कुछ भी तो नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, दर्द भी नहीं हो रहा है। तू खामखा परेशान मत हो बेटा। क्या करती हो माँ, अपना ध्यान रखा करो ना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर और आराम से खा। हाँ। बेचारी सुशीला अनिरुद्ध को कुछ भी बोल नहीं पाती। उर्वशी उस पर दिन ब दिन अत्याचार करती ही जाती और वो सहती ही जाती। ओए बुढ़िया, तेरी वजह से अनिरुद्ध ने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि तुझे ठंड लगेगी इसलिए। तुझे उसे मना करने नहीं आया? तो उसे ऐसा भी तो बोल सकती थी ना कि बेटा तुम और उर्वशी जाओ घूमो, लेकिन नहीं। लेकिन बेटा, इस बार वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ठंड है। अनिरुद्ध को ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ लंदन में ही देखा है ना तूने उसे, जब ठंड आती है तभी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसी बुढ़िया है जिसे सबक सिखाए बिना अकल नहीं आती। तुझे तो आज ऐसी सजा दूंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। उर्वशी घर के फायरप्लेस के पास जाती है और चिमटे से कोयला उठाकर जलता हुआ कोयला सुशीला के मुंह में डालने लगती है। तभी उसे कमरे की ओर अनिरुद्ध के आने की आवाज सुनाई देती है। उर्वशी नहीं, उर्वशी, उर्वशी नहीं। उर्वशी, क्या बात है भाई, आज सास बहू माँ बेटी कैसे बन गई? चुप बैठ तू। हम दोनों सास बेटी के रिश्ते को नजर मत लगाना। क्यों? एक बहू अपनी सास को हग नहीं कर सकती क्या? मुझे अपनी सास बहुत पसंद है। शी इज द बेस्ट मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड। अच्छा, ओके। अनिरुद्ध को कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि एक ही छत के नीचे रहकर, एक ही घर में रहकर, अपनी नजरों के सामने रहकर भी उसकी माँ इतने अत्याचार सह रही है। एक रोज, अरे चलो जल्दी चलो उर्वशी, वेडिंग शुरू भी हो चुकी होगी। कमिंग हबी, चलो, आई एम ऑल सेट। बेटा मैं भी तैयार हूँ, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय मैं भी तैयार हूँ? आपको कौन लेकर जा रहा है मम्मी जी? लेकिन वो उर्वशी, माँ भी तो हमारे साथ चलेंगी ना, तुम्हारे फ्रेंड की शादी में। ओह गॉड अनिरुद्ध, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम एक फॉरेनर फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। वहाँ सब वेस्टर्न आउटफिट्स पहनकर आएंगे। सॉरी टू से बट मम्मी जी ना सिर्फ फॉरेनर खाना अच्छा बना लेती हैं, लेकिन ये आज भी बैकग्राउंड से गवार और देसी ही हैं। ये साड़ी में चलोगी आप? उर्वशी, बहुत बोल दिया तुमने। नाउ जिप योर माउथ। माँ चलिए, आप हमारे साथ आ रही हैं। अनिरुद्ध अपनी माँ के हाथ पकड़कर उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और उसे कार में बैठाता है। ये सब देखकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना दोनों माँ बेटे के बीच में। अब देखना, इस बुढ़िया की कहानी एक बार में खत्म कर देती हूँ। इसे तो अब अनिरुद्ध और मेरी लाइफ से लात मार कर भगा कर ही रहूंगी मैं। अगले दिन उर्वशी कुछ आदमियों को पैसे देती है और उनसे कहती है कि सुशीला को किडनैप करके इंडिया में फेंक कर आना। गुंडे सुशीला को किडनैप करते हैं और उसे इंडिया में फेंक कर आते हैं, जिसके बाद उर्वशी सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया का तो चैप्टर ही खत्म कर दिया है।
लेकिन अब बुढ़िया के सपूत को क्या बोलूंगी मैं जब वो अपनी माँ को गायब देखेगा तब। तभी उर्वशी की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है और उसे एक बेहतरीन सुझाव आता है। अरे हाँ, आज शाम को ही मैंने लंदन टाइम्स में पढ़ा था कि हमारे घर के बगल वाले मार्केट में आग लगी है सुबह। मैं अनिरुद्ध से कह दूंगी कि मम्मी जी मार्केट में गई थी और वो भी उस आग में जलकर राख हो गई और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। यस, यही सही रहेगा उर्वशी। उर्वशी अनिरुद्ध को यही बताती है और बेचारा अनिरुद्ध इसी बात को सच मान लेता है और उसे लगता है कि उसने उसकी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वहाँ भारत में सुशीला अपने आप को मुंबई शहर में पाती है और उधर उसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। वो पहले कुछ दिनों तो एक हाईवे पर सोकर ही बिताती है। मुझे अच्छे से पता है ये सब उर्वशी ने ही किया है। मैंने उसे गुंडों से बात करते वक्त सुन लिया था। इससे पहले कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाती, उन फिरंगे गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो अपने अनिरुद्ध को फोन भी नहीं लगा सकती। किस तरह मैं उस तक पहुंचूं? कोई तो जरिया होगा। कैसे मैं इस अनजान शहर में जीऊं? भगवान जी, इस बेसहारा बुढ़िया की मदद करो। सुशीला खूब रोती है। वो 3 दिन तक भूखी रहती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात राजेंद्र से होती है जो उसके स्वर्गवासी पति का दोस्त होता है। वो उसे सब कुछ बताती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाभी। शैलेश भाई साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। आप हमारे साथ चलिए। हमारे घर पर हमारी बीवी भी है, उसके साथ रहिए। एक भाई समझकर हमारी बात मान लीजिए भाभी। ठीक है राजेंद्र, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं किराया भी दूंगी। मुझे एक इंग्लिश ढाबा खोलना है। मैं वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी। पहले कुछ पैसों की मदद कर देना, बाद में सूद समेत चुका दूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको ढाबा बनाने में मदद भी करूंगा। मेरी बीवी हेमलता के भाई की ही दुकान है, उसी का ढाबा बना देंगे हम। इस तरह राजेंद्र और हेमलता की मदद से सुशीला अपना इंग्लिश ढाबा खोलती है। वो वहाँ पर सारे फॉरेनर इंग्लिश फूड आइटम्स बनाकर बेचती है और सभी को वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, ये फिश करी बहुत ही टेस्टी है, एकदम विदेशी स्टाइल की बनी है भैया। और ये चिकन सूप भी, आहा आहा लाजवाब। सुशीला इंटरनेट पर भी फेमस होने लगती है। उसके ढाबे पर रिपोर्टर्स आकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और इस तरह से वो फेमस हो जाती है। जब अनिरुद्ध उसे टीवी पर देखता है तभी वो भागे दौड़े एरोप्लेन में बैठकर इंडिया चला आता है और सुशीला उसे सब कुछ बता देती है। मुझे माफ कर दो माँ, आपने इतना अत्याचार सहा और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन नहीं, अभी नहीं। अब उस उर्वशी को सजा मिलकर ही रहेगी। वो इस बात से बेखबर है कि मैं इंडिया आया हूं। अब उसे डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा, वहां पर लंदन में ही। अनिरुद्ध पुलिस कंप्लेन करके उर्वशी को गिरफ्तार करवाता है और अपनी माँ सुशीला संग खुशी खुशी रहता है। लंदन का बिजनेस वो अब इंडिया में शिफ्ट कर देता है। सुशीला भी अपने इंग्लिश ढाबे को चलाकर 65 की उम्र में खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।